1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में, जी हाँ, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, ये पोरबंदर नामक स्थान है गुजरात में, तो इस पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो बचपन का नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके पिताजी का नाम भी करमचंद गांधी था, तो इन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, माता का नाम पुतलीबाई। और महज इनकी 14 वर्ष की जब उम्र थी, यानी कि अगर हम बात करें 14 वर्ष का मतलब होगा, 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि पेन इधर चलती ही नहीं है, ठीक ना, आधे ही स्क्रीन पर पेन चलती है, इस कारण से कोई मतलब नहीं निकलेगा कि इधर पूरा आपका जो खाली रहेगा, तो इस वजह से हम इसको बढ़ा ही दिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने में, कुछ बताने में भी ठीक रहेगा। सबसे पहले हम इसमें अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इनकी माता का नाम हमने आपको बताया कि क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, ठीक ना, इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। और इनकी केवल 14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष के रहते हैं और 14 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है, यानी कि वो समय था 1883 का। 1883 ईस्वी में इनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा से। कस्तूरबा से इनकी शादी हो जाती है केवल 14 वर्ष की उम्र में। गांधी जी के जो पिता थे वो दीवान थे, दीवान, यानी कि इनके पिताजी दीवान होने के नाते इनको बताया जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई गरीबी जैसी हालत इनके पास नहीं थी। वो अलग बात है कि हमने आज तक जब भी देखा है तो इन्हें केवल धोती पे देखा है, तो हम लोगों को लगता है कि ये काफ़ी गरीब परिवार से थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पिताजी राजकोट में दीवान के पद पर थे, तो इसलिए इनको कोई भी ऐसी आर्थिक परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन ये केवल इसलिए हमारे देश के साथ खड़े रहे क्योंकि इनको देश प्रेम था, तो इस कारण से देश के साथ हमेशा खड़े रहते थे। इसमें हम लोग देखते हैं तो महात्मा गांधी के जो इनकी शादी होती है 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से, और फिर ये 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में चले जाते हैं लंदन। लंदन जाते हैं और इसी समय इनके जो है पहले पुत्र होते हैं जिनका नाम रहता है हरिलाल। इनके 4 पुत्र थे, एक तो थे हरिलाल, दूसरे थे मनीलाल, तीसरे थे रामदास और देवदास। इनके एक पांचवें पुत्र थे, बजाज लाल के नाम से जाने जाते थे, ठीक ना, वो बजाज, तो दत्तक पुत्र उनको कहा जाता था, मतलब कि गोद लिए थे। तो 5 इनके पुत्र इस तरीके से थे। ये लंदन जाते हैं 1888 ईस्वी में और यहाँ जाते हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए।
1888 ईस्वी में लंदन जाते हैं और यहाँ जाने के बाद 3 साल तक यहाँ LLB की डिग्री प्राप्त करते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं और 1891 ईस्वी में भारत के लिए रवाना होते हैं और भारत लौट के आते हैं 1891 ईस्वी में। जब भारत लौट के आते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बन चुके थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील को कहा जाता है बैरिस्टर, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट के वकील को बैरिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और बैरिस्टर कहे जाते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वकील रहता है उसे हम लोग बैरिस्टर के नाम से जानते हैं। जिस समय महात्मा गांधी जाते हैं लंदन, वहाँ पे इनके घर की जो स्थिति थी वो काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि उतने समय में अगर हम लोग देखें 1891-88 की बात हो रही है और आज के समय में हम लोगों के यहाँ कोई जो है ऐसे बाहर स्थानों पे, बाहर देशों में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा अमीर घरों से होते हैं उनको भी जो है जल्दी बहुत कम ही मौका मिलता है। तो उस समय महात्मा गांधी गए थे, वहाँ से आते हैं और 1893 ईस्वी में हमारे गुजरात के एक व्यापारी थे, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। और इनका केस लड़ने के लिए, केवल कहने की वजह से इनका केस लड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी चले जाते हैं, क्योंकि एक वकील थे तो इनका केस लड़ने चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। 1893 ईस्वी में पहली बार गए थे दक्षिण अफ्रीका। जब जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में तो वहाँ पे कुछ ही समय में केस तो सॉल्व हो जाता है, फिर चाहते तो चले आते, लेकिन वहाँ पर ये जब दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो वहाँ इन्हें रंग भेद का सामना भी करना पड़ता है। अब रंग भेद का सामना का मतलब क्या है कि वहाँ पे भारतीय जितने थे और जितने वहाँ के लोग थे जो काले और गोरे होते थे, इनके बीच में भेदभाव होता था। तो इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी लग जाते हैं और वहाँ पे पूरी तरीके से आंदोलन, अपने अलग अलग जो है छोटे छोटे आंदोलन कई क्षेत्रों में शुरू कर देते हैं। तो महात्मा गांधी जब यहाँ से जाते हैं तो इस तरीके से अगर चाहते तो वहाँ से तुरंत आ जाते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे रुकते हैं और रंग भेद का ये मामला जो है समाप्त करने के लिए वहाँ पे रुकते हैं। तो पहली बार 1894 ईस्वी में इसी रंग भेद के मामले को समाप्त करने के लिए ये 1894 ईस्वी में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है नेटाल, और उस नेटाल नामक स्थान पर ये इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। तो इसी को हम लोग जानते हैं कांग्रेस के, नेटाल कांग्रेस के नाम से, नेटाल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जो कि 1894 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं वहाँ पर। इसके बाद महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में वहाँ नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और कई तरीके के, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो वो 1906 ईस्वी और ये जो 1 ईस्वी 2 ईस्वी की बात होती है। तो इससे पहले क्या होता है कि वहाँ पे साथ में एक घटना घटती है कि महात्मा गांधी को एक पीटर मैक्सबर्ग जो है वहाँ पे स्टेशन रहता है और उस स्टेशन में एक रेल के डिब्बे में बैठते हैं और उस रेल के डिब्बे में लिखा रहता है कि इंडियन एंड डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउ फॉर दिस सीट, यानी कि वहाँ पे भारतीयों को और कुत्तों को उस सीट में नहीं बैठने दिया जाता था। इस बात से नाराज़ होके जो है वहाँ गांधी जी जब बैठ जाते हैं तो इस बात से नाराज़ होके वहाँ के जो अफ्रीकी लोग थे, जो अंग्रेज़ उस समय वहाँ पे शासन कर रहे थे, वो इन्हें उठा के फेंक देते हैं ट्रेन के डिब्बे से बाहर। इस बात से महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो केस कर देते हैं लंदन में, फेंके गए हैं दक्षिण अफ्रीका में और चले जाते हैं लंदन केस करने, मतलब लंदन में केस कर देते हैं ब्रिटेन में।
और केस करते हैं लंदन में, तो पूरे दक्षिण अफ्रीका की वो जो ट्रेन रहती है, ट्रेन के जितने भी अधिकारी रहते हैं, ये महात्मा गांधी से माफ़ी मांगते हैं। साथ में लंदन के उस समय जो महारानी थी, ये भी जो है लंदन की सरकार भी महात्मा गांधी से माफ़ी मांगती। इसके बाद महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जितने भी भारतीय लोग वहाँ पे रहते थे, उनको ये आश्वासन देके आते हैं, कहते हैं कि हम जा रहे हैं भारत, और भारत जाते समय कहते हैं कि हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि जब भी आप हमें याद करेंगे हम आपके पास आ जाएंगे, जब भी हमारी आवश्यकता आप लोगों को लगे तो बस याद करना और हम जो है आ जाएंगे। जैसे ही महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में वहाँ से चलते हैं, 1902 ईस्वी में इन्हें आवश्यकता महसूस हो जाती है और ये लोग क्या करते हैं, फिर से महात्मा गांधी को बुलाते हैं और महात्मा गांधी 1902 ईस्वी में फिर से दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। यानी 1 साल भी नहीं बीता सही से, और जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं तो इन्हें खबर आ जाती है कि आपको फिर से बुलाया जा रहा है, और ये चले जाते हैं। वहाँ पे एक फिनिक्स नामक जो है किताब लिखते हैं। फिर 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखते हैं, इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखते हैं। इस तरीके की कई किताबों को लिखते हैं, और फिर वहाँ से पूरी तरीके से 1915 ईस्वी में, जी हाँ, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आते हैं, भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी। इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं, तो पहली बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति मिले थे जिनका नाम था कृष्ण गोपाल गोखले। कृष्ण गोपाल गोखले के कहने पे महात्मा गांधी जी ये उनके राजनीतिक गुरु थे। कृष्ण गोपाल गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और इन्हीं राजनीतिक गुरु कृष्ण गोपाल गोखले के कहने पर इन्होंने बताया था महात्मा गांधी को कि आप जा रहे हैं भारत, और भारत में जाने का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों के बारे में आप उतने अच्छे से नहीं जानते हैं जितना कि आप जो है दक्षिण अफ्रीका, लंदन, यहाँ पे आप थोड़ा सा जीवन व्यतीत किए तो यहाँ के बारे में आप जानते हैं। तो इसलिए आपको भारत जाना है, और भारत में अगर आपको कुछ भी सत्याग्रह आंदोलन जो कुछ भी आपको करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 2 साल आपको भारत भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में आते हैं तो पहले 2 से 1 वर्षों तक जो है क्या करते हैं, भारत भ्रमण करते हैं। 1916 ईस्वी में जब ये 15 में आते हैं, और फिर 1916 ईस्वी में ही 1916 ईस्वी में ही क्या कर देते हैं, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। लखनऊ में चल रहा था कांग्रेस अधिवेशन। अब अधिवेशन क्या होता है, तो कांग्रेस के द्वारा हर साल जो बैठक होती थी उसी को अधिवेशन कहते हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन में जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसमें ये शामिल होते हैं 1916 ईस्वी में, और वहीं पर जो है इनसे मुलाकात हो जाती है। एक व्यक्ति रहते हैं जिनसे इनकी मुलाकात हो जाती है 1916 ईस्वी में ही। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इनकी मुलाकात हो जाती है। 9 जनवरी को ये 1915 ईस्वी को आते हैं, और 1916 ईस्वी में लखनऊ का जो अधिवेशन रहता है
इस अधिवेशन में इनकी मुलाकात हो जाती है राम कुमार शुक्ल से। ये जो अधिवेशन हो रहा था इसकी अध्यक्षता उस समय कर रहे थे अंबिका चंद मजूमदार नाम के एक व्यक्ति थे, जो उस समय इस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे। वहाँ पे राम कुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात होती है और राम कुमार शुक्ल इन्हें बताते हैं कि चंपारण जो स्थान है, चंपारण, इस चंपारण का यानी कि चंपारण है कहाँ, तो बिहार में है। और बताते हैं कि इस चंपारण में भारतीय किसानों को कहा जा रहा है कि आप लोग 3/20वें भाग पर, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ज़बरदस्ती उन्हें नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा है। और वो मना करने के बाद भी वहाँ पे डीएम था जो ज़बरदस्ती इनसे नील की खेती करवाता था और टैक्स भी उसके बदले में जो है इन लोगों को देना पड़ता था। इसी बात को राम कुमार शुक्ल जब इनसे मिलते हैं गांधी जी से, तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप चंपारण में आइए और हमारे ऊपर जो इस तरीके की इनके द्वारा जो किया जा रहा है ऐसा व्यवहार, इसे समाप्त कीजिए और जो भी हमारे किसानों को सताया जा रहा है उन्हें जो है इनके द्वारा जो सताए जा रहे हैं तो उनको इनसे बचाइए। यानी कि एक तरीके से आंदोलन करके यहाँ पे जो नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा था इसे समाप्त करने की बात करते हैं। तो 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चले जाते हैं चंपारण। अब जैसे ही ये पहुंचते हैं चंपारण में, तो चंपारण में जब सब लोग ये सुनते हैं कि महात्मा गांधी आए हैं तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें सबको पता था कि दक्षिण अफ्रीका में एक कई आंदोलन किए हैं, वहाँ पे सफलता प्राप्त किए हैं, तो थोड़ा सा सबका जो है इनके प्रति विश्वास बना हुआ था। और ये जो है वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही जाते हैं तो लोग कहते हैं कि डीएम है जो ज़बरदस्ती हमसे नील की खेती करने के लिए कहता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कौन सा डीएम है, चलिए उससे बात कर लेते हैं। और ये बात सुनकर जितने भी वहाँ के लोग थे वो डर जाते हैं कि बताइए इस डीएम के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ना है। वहाँ पे गांधी जी जो है कह रहे हैं चलिए बात कर लेते हैं, और जाते हैं डीएम के ऑफिस के सामने। और जैसे ही उसके सामने पहुँचते हैं तो वहाँ से जो है वो निकलता है और गांधी जी वहाँ पे बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील तो थे ही। महात्मा गांधी से डीएम कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। अब महात्मा गांधी जी आए थे लंदन से पढ़कर और उसे आधे घंटे तक, लगभग 30 मिनट तक अंग्रेजी में दक्षिण अफ्रीका का कानून पढ़ाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताते हैं, उसे लंदन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से लंदन में कानून चलते हैं, उसे भारत के कानून के बारे में बताते हैं। और इस बात को बताने में उन्हें लगभग आधे घंटे का समय लगता है। और एडीएम जो था अंदर चला जाता है पानी पीने के लिए। जब ये जाता है और फिर वहाँ से निकलता है तो कहता है, सबको लगा कि अब गांधी जी की पिटाई होने वाली है। और जितने भी भारत के लोग थे ये लोग वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, निकाल के, क्योंकि जब भी भागते हैं तो इसी तरीके से भागते हैं। सब तैयार थे और महात्मा गांधी जब बोलते हैं और डीएम फिर से अंदर चला जाता है अपनी ऑफिस में, और आने के बाद ये कह देता है कि अब आज के बाद जितने भी किसान हैं ये स्वतंत्र हैं,
जितने किसान हैं ये स्वतंत्र हैं अपने ज़मीन पर किसी भी फसल का उत्पादन करने के लिए, तो पूरे भारतीय खुश हो जाते हैं। और इन्हें ये नहीं लगता है कि महात्मा गांधी जी अंग्रेजी में कुछ इसको बताए हैं। इन्हें लगता है कि महात्मा गांधी, इनका नाम तो पहले केवल गांधी था, तो इन्हें महात्मा की उपाधि यहीं से दी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें कहते हैं कि ये महात्मा हैं, महात्मा। और वहाँ के कई लोग इन्हें जादूगर समझ लेते हैं, बाबा कह देते हैं कि महात्मा गांधी जी अंग्रेजी में कोई ऐसा मंत्र सीख के आए हैं जिसको बोलने के बाद अंग्रेज अपने आप इनकी बातों को मान लेते। ऐसा लगा सभी को, सबको लगा कि महात्मा गांधी कोई ऐसा मंत्र सीख कर आए हैं जो फूंकते हैं जिसके सामने वो इनकी बात मान लेते। और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। कई लोगों ने इन्हें जादूगर, बाबा, मंगल बाबा ऐसी उपाधियां देना शुरू कर दी। और इस आंदोलन में सफलता प्राप्त होते ही सभी भारतीय महात्मा गांधी के ऊपर एक तरीके का ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि उनको लगता है कि यही फरिश्ता हैं हमारे लिए। और जैसे ही 1918 आता है तो 1918 ईस्वी में अब एक जगह तो सफलता प्राप्त कर लिए हैं, अब इन्हें बुलाया जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हो रहा था उस समय? तो अहमदाबाद में वहाँ के कुछ मील मजदूर थे। अहमदाबाद में मील थी और इस मील के कुछ मजदूर थे। तो जो मील के मजदूर थे उसी समय आई थी प्लेग की बीमारी, और इस प्लेग की बीमारी से सभी मजदूर चले गए थे अपने गांव। जितने भी मजदूर थे ये सभी के सभी मजदूर अपने गांव चले गए थे। और सभी मजदूर जब अपने गांव चले गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब ये लोग अपने गांव चले जाते हैं तो ये जो मील का मालिक था, ये मील का मालिक इन मज़दूरों को कहता है कि आप आइए और आप लोगों को हम 50% 50% क्या देंगे, तो बोनस देंगे। और बोनस की लालच देकर मज़दूरों को बुलाता है फिर से अहमदाबाद। बोनस क्या था? तो सैलरी के अलावा 50% इन्हें बोनस के रूप में कुछ फंड दिया जाएगा। इस बात को सुनकर सभी मजदूर, क्योंकि मजदूरों का किसी तरीके से इनको घर चलाना होता है, तो जाते हैं। जब उस मील में पहुंचते हैं सभी मजदूर तो इतने मजदूर हो जाते हैं कि मज़दूरों को देखकर मालिक को ऐसा लगता है, मील के मालिक को, कि इन्हें अब बिना किसी बोनस के काम कराया जा सकता है इनसे। और उसी समय वो मुंबई से भी मज़दूर बुला लिया था। देखिए ये गुजरात है और यहाँ पे ये है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से यहाँ के कई लोग जो है यहाँ पे बुलाए जाते हैं। साथ में यहाँ मुंबई से भी कई लोगों को बुलाया जाता है, कई मजदूरों को। तो जब सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ का जो मालिक था, मील का मालिक, उसे लगता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है इनको बोनस देने की, बिना किसी बोनस के लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस बात से जितने भी मज़दूर थे वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमको बोनस की लालच देकर यहाँ पर बुलाया गया है और अब हमसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। तो इस बात से जो है ये लोग नाराज़ होते हैं और इसके कारण जो है
जिसके कारण यहाँ पे सभी लोगों का ये कहना था कि हमको जो है बोनस मिलना चाहिए। और महात्मा गांधी क्या करते हैं कि जाते हैं अहमदाबाद। जब महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में पहुँचते हैं अहमदाबाद, तो महात्मा गांधी से कहते हैं मजदूर कि हमको 50% बोनस देने की बात हो रही है, तो ठीक है 50% नहीं दे रहे हैं तो हमको कह दीजिए कि केवल 35% ही बोनस दे दें, फिर भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। अब महात्मा गांधी जाते हैं और उस मिल के मालिक से बात करते हैं। और जब मिल के मालिक से बात करते हैं तो ये जो मालिक था ये कहता है कि हम केवल 20% बोनस देंगे, 20%। और महात्मा गांधी बिना मजदूरों से बातचीत किए सीधे ऐलान कर देते हैं कि आप लोगों को 20% बोनस दिया जाएगा। इस बात से जितने मजदूर थे वो हो जाते हैं नाराज़, और मजदूरों को लगता है कि महात्मा गांधी मालिक से मिल गए हैं, और सभी मजदूर महात्मा गांधी को घूसखोर कहने लगते हैं, दलाल कहने लगते हैं। और महात्मा गांधी को ये बात बहुत ज़्यादा लग जाती है कि बताइए, हम इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं और ये हम ही को दलाल बता रहे हैं। अब महात्मा गांधी बैठते हैं सत्याग्रह पर, और सत्याग्रह पर जब बैठ जाते हैं तो किसी भी कीमत पे वो अपनी मांग को मनवा लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहली बार जब ये सत्याग्रह पे बैठे तो मिल का जो मालिक था वो कह देता है कि चलिए ठीक है, 35% बोनस हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है देते हैं, हम इनको 35% बोनस दे देंगे। लेकिन महात्मा गांधी उठने को तैयार नहीं, वो बैठे रहते हैं अपने सत्याग्रह पर। अब जाके सभी मजदूर उनसे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से कहते हैं कि आप जो है अब क्यों बैठे हुए हैं बाबा, अब आप उठ जाइए, अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हमको चाहिए था मिल गया है, 35% बोनस हमको चाहिए था, 35% बोनस हमको मिल गया। महात्मा गांधी कहते हैं कि अब हमें केवल 35% बोनस नहीं लेना है, अब या तो मिल का मालिक आपको 50% बोनस देगा या 35% सीधे सैलरी में बढ़ावा करेगा। आपको जो हर महीने की सैलरी मिलती है इसमें 35% या तो बढ़ाए या तो 50% बोनस दे। ये बात सुनने के बाद सभी मजदूर सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में हम इतना बुरा समझ रहे थे, ये व्यक्ति दलाल है, वही व्यक्ति आज हमारे लिए खड़ा है कि हमको 35% सैलरी में बढ़ावा कीजिए या 50% बोनस दीजिए। तो आखिर में जो मिल का मालिक था वो समझ जाता है कि ये ऐसा व्यक्ति है, जिद पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए 35% सैलरी में उनके जो है क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो जितने मजदूर थे इनको 35% सैलरी इनकी बढ़ जाती है। बोनस कुछ दिनों के लिए रहता है, सैलरी हमेशा के लिए हो गई। तो यहाँ से महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर में भी सफलता प्राप्त करते हैं और इनका ये भी आंदोलन सफल हो जाता है। अब एक छोटा सा आंदोलन और बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन इससे पहले हम इस आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। अहमदाबाद के बाद एक स्थान है गुजरात में खेड़ा, यहाँ पे है खेड़ा, और यहाँ पे है अहमदाबाद। इसके बीच की दूरी कुल 60 किलोमीटर के आसपास की। उसी समय
खेड़ा में भी वहाँ के किसान जो थे, एक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इनका भी जो है कुछ आंदोलन शुरू हो गया था। इधर अहमदाबाद में गांधी जी लगे हुए हैं और इधर खेड़ा में भी चल रहा है 1918 में। खेड़ा का क्या मामला था, तो खेड़ा में किसानों को पहले नियम होता था कि अगर किसी की फसल 50% से ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी किसी कारणवश, तो वो टैक्स नहीं देगा। लेकिन यहाँ इस बार लगभग 75% से 80% के आसपास की फसल बर्बाद हो गई थी प्लेग की बीमारी के कारण। और इसके बाद भी जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे वो किसानों से टैक्स मांग रहे थे। किसान केवल अंग्रेज़ों की डर के कारण अंग्रेज़ों को कह देते हैं कि आपको हम टैक्स देंगे। और इस बात को गांधी जी जब सुनते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि टैक्स देंगे, क्यों टैक्स देंगे? इनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जब नियम है कि अगर फसल बर्बाद हो जाएगी तो कोई टैक्स नहीं देगा, तो आप लोग टैक्स इनको क्यों देंगे? और भेजते हैं वहाँ पे सरदार पटेल और सरोजनी नायडू। सरदार पटेल को भेजते हैं तो इनसे बात नहीं बनती है और महात्मा गांधी आनन फानन में अहमदाबाद का आंदोलन ख़त्म करके और पहुंच जाते हैं खेड़ा। और जब खेड़ा पहुंचते हैं तो कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं देगा, इन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इनको टैक्स नहीं देंगे। और वहाँ पे क्या किया जाता है कि जितने भी किसान थे उनसे कहा जाता है कि कर मत दो, कर मत दो का आंदोलन शुरू किया जाता है। कर मत दो का आंदोलन यहाँ पे शुरू कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप लोगों को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर भी सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी और इस खेड़ा का आंदोलन भी सफल होता है। किसानों को कहते हैं कि टैक्स केवल वही देंगे जो इसमें सक्षम हैं, जिनकी क्षमता है टैक्स देने की। जिनकी फसल बर्बाद नहीं हुई है केवल वही लोग टैक्स देंगे, और जिनकी फसल बर्बाद हो गई है उन्हें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से भी कई लोग नाराज़ होते हैं महात्मा गांधी से, कहते हैं कि अगर टैक्स देना था तो सबको और नहीं तो किसी को नहीं, जबकि महात्मा गांधी सही कह रहे थे कि केवल वही लोग टैक्स दें जिनकी फसल बर्बाद नहीं हुई है। तो इस बात से कई लोग नाराज़ होते हैं। विरोध तो सब करते रहते हैं, कोई ना कोई किसी बात पे विरोध तो करेंगे। इसमें महात्मा गांधी जी इनसे ये बात करते हैं। बाकी आगे हम लोग देखेंगे, रॉलेट एक्ट से स्टार्ट करेंगे और जो 19 मार्च 1919 को हुआ था अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। देखते रहिएगा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।